कहते हैं ना कि अपमान एक चिंगारी की तरह होता है, जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो वो एक मशाल बनकर इंसान को रोशन कर सकती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही महापुरुष की है, जिन्होंने अपमान की आग से ही एक पूरी सामाजिक क्रांति को जन्म दे दिया। ये थे ज्योतिबा फूले, एक सुधारक नहीं बल्कि एक नए समाज के निर्माता। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जो हजारों सालों से समाज की जड़ों में अंदर तक जमी हुई हो, उसे बदलने की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए। ये वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना ज्योतिबा फूले ने किया। फूले का मानना था कि जो मौजूदा ढांचा है उसमें बस थोड़ी बहुत मरम्मत करना काफी नहीं है, उसे जड़ से बदलना होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पूरी तरह से नई सामाजिक इमारत की नींव रखी, जो बराबरी, शिक्षा और इंसानियत पर टिकी थी। उनके असर की गहराई को समझना होना तो बस बाबा साहेब अम्बेडकर का ये एक वाक्य ही काफी है। फुले ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जिसने भारतीय समाज की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो फूले की इस क्रांति का जो पहला और सबसे ताकतवर हथियार था वो थी शिक्षा। उनका साफ मानना था कि ज्ञान ही वो अकेली चाबी है जो गुलामी के सारे ताले खोल सकती है। ये सब कुछ शुरू हुआ 1848 की एक घटना से। जब फूले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की बारात में गए तो उन्हें माली जाति का होने की वजह से सबके सामने बेइज्जत किया गया और बारात से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये असल में वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग को भड़का दिया। उस समय में ना शिक्षा का एक ही मॉडल चलता था, ब्रिटिश सरकार की फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब ये कि ऊंचे तबके को पढ़ा दो और ज्ञान अपने आप छन छन कर नीचे तक पहुंच ही जाएगा। फूले ने इस सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि अगर असली बदलाव लाना है तो समाज की नींव को मजबूत करना होगा, यानी महिलाओं और सबसे निचली जातियों को सबसे पहले पढ़ाना होगा। लेकिन इस क्रांति की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। जब उनकी पत्नी सावित्रीबाई, जो भारत की पहली महिला टीचर बनी, लड़कियों को पढ़ाने जाती थीं, तो पता है क्या होता था? रूढ़िवादी समाज के लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। ये सब उस गहरे विरोध का सबूत था जिसका वो दोनों सामना कर रहे थे। पर वो रुके नहीं। सोचिए, घर से निकाल दिया गया, समाज ने बहिष्कार कर दिया, इसके बावजूद सिर्फ 4 सालों के अंदर उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका विचार कितना शक्तिशाली था। और हाँ, उनका काम सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं रुका। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाया, ताकि समाज की सबसे कमजोर महिलाओं को भी एक महफूज जगह मिल सके। फूले ये अच्छी तरह समझ गए थे कि सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। सामाजिक गुलामी की जो जड़ें थीं वो कहीं ना कहीं धार्मिक सत्ता में थीं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो सीधे सीधे पुरोहितवाद को चुनौती दे सके। और बस इसी सोच के साथ 1873 में सत्यशोधक समाज का जन्म हुआ। इसका मकसद एकदम साफ था, भगवान और इंसान के बीच से किसी भी बिचौलिए को हटाना और सीधे सत्य की खोज करना। अब देखिए, इस समाज के सिद्धांत सिर्फ सुधारवादी नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से क्रांतिकारी थे। फूले ने सीधे सीधे उस धार्मिक ढांचे पर हमला बोला जो असमानता को सही ठहराता था। उनका सवाल था कि अगर ईश्वर एक है तो उसे पाने के लिए किसी पुजारी या बिचौलिए की क्या जरूरत। उन्होंने वेदों के दैवी अधिकार को ही चुनौती दे दी और कहा कि ये ग्रंथ इंसानों ने लिखे हैं और इन्हें शोषण का एक हथियार बना दिया गया है। मूर्ति पूजा और महंगे कर्मकांडों का विरोध इसलिए किया क्योंकि ये आम इंसान को अंधविश्वास और कर्ज के बोझ में डुबोते थे। ये भगवान और इंसान के बीच एक सीधा रिश्ता बनाने की बहुत साहसी कोशिश थी। और इस सोच का सबसे जबरदस्त उदाहरण है सत्यशोधक विवाह पद्धति। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी शादी जिसमें कोई पंडित नहीं, कोई संस्कृत मंत्र नहीं, कोई कन्यादान नहीं। दूल्हा और दुल्हन वो खुद अपनी भाषा में एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हुए वचन लेते हैं। ये सिर्फ शादी का एक नया तरीका नहीं था, ये तो सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी परंपराओं को सीधी चुनौती थी और एक नए बराबर समाज बनाने का ऐलान था। फूले की लड़ाई सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार तक ही नहीं रुकी। उन्होंने किसानों और मजदूरों के आर्थिक शोषण के खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई। उस जमाने में बंबई की मिलों में मजदूरों से, और उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनसे दिन में 14-14 घंटे काम लिया जाता था और कोई छुट्टी भी नहीं थी। ये एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी। फूले को भारत का पहला मजदूर नेता भी कहा जा सकता है।
उन्होंने अपने साथी नारायण मेघाजी लोखंडे के साथ मिलकर बंबई के मिल मजदूरों को एकजुट किया। उन्होंने हड़तालें करवाईं, सरकार पर लगातार दबाव बनाया। और जानते हैं, उन्हीं के अथक संघर्ष का नतीजा था कि 1890 में भारत के मजदूरों को पहली बार रविवार की साप्ताहिक छुट्टी का अधिकार मिला। आज ये हमें बहुत सामान्य बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसी तरह उन्होंने किसानों के दर्द को भी अपनी आवाज दी। दक्कन के किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। फूले और सत्यशोधक समाज ने उनके लिए आंदोलन छेड़ा। इसी के दबाव में 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। इस कानून ने यह तय किया कि अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन जब्त नहीं की जा सकती। ये किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने वाला एक ऐतिहासिक कानून था। तो सवाल यह है कि फूले की विरासत क्या है? देखिए, वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने शिक्षा, धर्म, किसानी और मजदूर अधिकार हर मैदान में क्रांति का बीज बोया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की और शराब की दुकानों का भी जोरदार विरोध किया। उनका बनाया हुआ ब्लूप्रिंट आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1882 में जब हंटर शिक्षा आयोग भारत आया तो फूले ने बिना डरे अपना बॉटम अप सिद्धांत उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए। सबसे जरूरी है कि पहले नींव को मजबूत किया जाए। अगर हम उनकी तुलना राजा राममोहन राय जैसे दूसरे महान सुधारकों से करें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां दूसरे सुधारक उस समय की मौजूदा ऊंची नीची व्यवस्था के अंदर रहकर काम कर रहे थे, वहीं फूले ने उस व्यवस्था को ही नकार दिया और जमीनी स्तर पर एक समानांतर, एक वैकल्पिक समाज का निर्माण किया। फूले ने अपने समय की उन सभी पवित्र किताबों और संस्थाओं को चुनौती दी जो असमानता को सही ठहराती थीं। उनका संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समय में वो कौन सी विचारधाराएं, परंपराएं या संस्थाएं हैं जिन पर सवाल उठाने की जरूरत है, ताकि एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी जा सके।